नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस पेपर में हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका कि पेपर आपका 12 अगस्त को होने वाला है। सो इस पेपर को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और जल्दी कोशिश करेंगे इनको देखने के, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। सो आप भी इनको देखकर आंसर्स भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको फटाफट डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसके बाद हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपनी तरफ से तैयारी तो कर ही रहे हैं। मेरी तरफ से भी जो मुझे लगते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे सजेस्ट करना चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। उनके आंसर्स भी यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली, जितना आपको एग्जाम में लिखना चाहिए तकरीबन उतना ही मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट भी कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। सो उम्मीद करता हूं कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप का ये जो हम लोग एक पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, इससे आपको ज़रूर आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी और आप एक अच्छे नंबरों के साथ जो है अपनी परीक्षा को पास भी करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सो ये है आपका वर्ष 2019 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिटेल्स में आपके लिए आंसर दिया है, तो जो भी आपको चाहिए आप वो जो आंसर दिख रहा है वो आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है। आपसे अगर पूछा गया टीचिंग क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। टीचिंग इज द प्रोसेस, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे टीचिंग इज द प्रोसेस of attending to people's need, experiences and feelings and intervening so that they learn particular thing and go on beyond the given. It involves the interaction of three elements: टीचर, स्टूडेंट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ये हिंदी में भी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये होता है कि टीचिंग क्या है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक शिक्षक जो है सीखने वाले की आवश्यकताओं को समझकर, उसके अनुभव के आधार पर वो क्या समझना चाहता है, वो क्या सीखना चाहता है, इन सारी चीज़ों का अनुमान लगाकर, इन सारी चीज़ों को पता लगाकर फिर उसके अनुसार से जो शिक्षण उसको प्रदान करना है उसको फेरबदल करके, उसके तरीके में फेरबदल करके सीखने वाले को वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे कि सीखने वाले के अंदर जो है एक जो हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण बदलाव आए, एक उद्देश्यपूर्ण उसके व्यवहार में बदलाव आए। उसे होता क्या है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है। पहला होता है एक शिक्षक, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है जिस चीज़ का हम लोग नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टीचर से स्टूडेंट की तरफ। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है: शिक्षक, छात्र और सोर्स ऑफ नॉलेज या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसके विषय में, यानी कि जिस विषय में हम लोग नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बच्चा बाइक चलाना सीख रहा है तो एक ड्राइविंग टीचर जो होगा बच्चे का, वो टीचर हो गया और सीखने वाला होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ड्राइविंग। सो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप डीवी के अनुसार भी लिख सकते हैं, आप मॉरिसन के अनुसार भी, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं बिल्कुल सारी परिभाषाओं के बीच में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ताकि आपको जो है थोड़ा सा ये सारी चीज़, ये नोट्स मैं अभी पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो आप उसको यूज़ भी कर लीजिएगा। सो अगर एक देख लेते हैं परिभाषा, एच.सी. मॉरिसन की अगर परिभाषा देखते हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर पर्सनालिटी। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको बहुत जरूर लिख लें और याद करने में भी काफ़ी आसानी है। किसके द्वारा दिया गया, मॉरिसन द्वारा, एच.सी. मॉरिसन द्वारा। इन्होंने कहा है कि शिक्षण क्या है, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध का मतलब कि जब एक बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति, अब जानकार व्यक्ति आपके टीचर हो सकते हैं, जानकार व्यक्ति आपके माता पिता हो सकते हैं, जानकार व्यक्ति आपका कोई पास पड़ोसी, आपका बड़ा भाई हो सकता है। जो भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा अनुभवी और आपसे ज़्यादा उस विषय का ज्ञान रखता है जिसे आप सीखना चाहते हैं, तो वो एक शिक्षक के रूप में काम करता है और आप एक शिक्षार्थी के रूप में काम करते हैं। सो ये हो गया। अब इसमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। क्लर्क के अनुसार भी देखिए यहाँ पे दिया है, शिक्षण उन गतिविधियों, देखिए शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छात्र के व्यवहार में उत्पन्न करने के लिए डिजाइन तथा निष्पादित की जाती है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से दोस्तों कि शिक्षण की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया को क्यों व्यवहार में परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है, कि जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है तो उससे एक आवश्यक, एक निश्चित प्रकार का व्यवहार परिवर्तन उद्देश्य होता है, और शिक्षण प्रक्रिया के हो जाने के बाद बच्चों में या अधिगम करता है, यानी कि जो लर्नर होता है उसके अंदर जो है आवश्यक जो है बदलाव होते हैं। तो इसीलिए इसे बदलाव भी कहा जाता है व्यवहार में। सो आप यहाँ से कोई भी एक परिभाषा इसमें से चाहे तो लिख सकते हैं, और ऊपर भी जो हमने डेफिनेशन दी है इसमें से कुछ भी एक आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु गेव
और या हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए क्लासिकल अनुबंधन जो है इसने किसने प्रतिपादित किया, तो कुछ नहीं करना, आप इसमें याद रखना कि रशियन साइकोलॉजिस्ट जो थे आपके, सोशियोलॉजिस्ट जो है, आपको क्या लिखा है, हाँ ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत IV पावलोव। तो याद रखिएगा, अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो आप बता दें कि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है भाई, ये जो है आपका पावलोव द्वारा, IV पावलोव द्वारा 1904 यानी कि 1904 में प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन में आपसे इतना ही पूछा गया तो आप इतना ही लिखें, जरूरी नहीं कि आप इसमें भी आप 50 शब्द इस्तेमाल करें, जब इसमें साफ साफ पूछा गया कि हु गेव या हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर आप थोड़ा सा और उत्तर को अपना वजन देना चाहते हो तो आप इतना लिख देंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत IV पावलोव द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के सामने होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन है, अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, होता क्या है इसमें, एक क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव बोलते हैं कि कई बार जो है, जो प्राकृतिक रूप से जो हम लोग व्यवहार करते हैं, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो व्यवहार हम सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों के अनुसार करते, कई बार प्राकृतिक सोर्स ना भी होने के कारण हम कई बार ट्रेनिंग के दौरान इस तरह से ट्रेंड हो जाते हैं, इस तरह से हम लोग तैयार हो जाते हैं कि अगर वो प्राकृतिक सोर्स ना हो तब भी हम उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी तेज आवाज़ को सुनते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन कई बार जब हम उस तेज आवाज़ को पैदा करने वाले सोर्स को पहचान लेते हैं कि इसी से वो चीज़ निकलती है या इसी से वो तेज ध्वनि निकलती है, तो हम तैयार हो जाते हैं, हम मानसिक रूप से कंडीशनड हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं ये समझने के लिए कि जब भी अगर वो डिवाइस दिख जाएगी, वो मशीन दिख जाएगी, तो भी हमें जो है, हमें अनुभव होने वाला है उस तेज आवाज़ का। तो पहले जब हम सिर्फ तेज आवाज़ से डरा करते थे, अब जो है हम उस मशीन को, उस डिवाइस को देख के भी डरना शुरू कर देते हैं, यानी हमारा कंडीशनिंग हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से हम किससे डर रहे थे, सिर्फ तेज आवाज़ से, परंतु अब कंडीशनिंग के बाद हम उस यंत्र को भी देख के डरने लगे हैं जो प्राकृतिक रूप से उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मतलब प्राकृतिक रूप से हमें आवाज़ से डर लगती है, उस मशीन से नहीं, जिससे मशीन से आवाज़ निकलती है। ये आप समझने की कोशिश करिए कि कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो व्यवहार किया जाता है, उसी व्यवहार को हम किसी अप्राकृतिक सोर्स, जो कि आमतौर पे जिससे कि हमारा कुछ लेना देना नहीं होता हमारे व्यवहार का, उससे हम इस तरह से कंडीशन कर दिया जाता है, इस तरह से हमारे व्यवहार को जोड़ दिया जाता है बार बार प्रयास के द्वारा, बार बार उसको अभ्यास के द्वारा, कि हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। इसी तरह से आप समझते हैं, कंडीशनिंग का एक उदाहरण भी आप ले सकते हैं कि शिक्षा में भी कंडीशनिंग होती है। आप परीक्षा देते हैं या किसी एक प्रकार के सवाल को बार बार जब हल करते हैं तो आप उसके सवाल को हल करना सीख जाते हैं, आप उसके बारे में समझ जाते हैं कि ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शिक्षा में भी बहुत इसका उपयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट, यानी कि विकास क्या है। ठीक है, सारांश में बात करते हैं कि मनुष्य में, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी में ले चलता हूँ, कि मनुष्य में विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया। आप सभी को पता है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है। विकास की प्रक्रिया में बालकों के, यहाँ पे आप देखेंगे, विकास की प्रक्रिया में बालकों को सर्वांगीण विकासात्मक पक्ष शामिल, यानी कि बालकों का जो हर एक प्रकार का जो विकास होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो, आप बोल सकते हैं, उसके अलावा आप शैक्षिक विकास हो, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, इस तरह के जो भी पक्ष होते हैं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के, उन सारे पक्षों का विकास होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास भी शामिल है। विकास प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास एवं भाषागत विकास इत्यादि पक्षों का विकास होता है। तो आप समझ गए कि इसके अंदर लैंग्वेज का, सोशलाइजेशन का, मोरल वैल्यूज़ का, इसके अंदर आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर एक चीज़ जो है शामिल हो जाती है एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया के दौरान। तो जब भी आपसे पूछे कि भाई डेवलपमेंट क्या है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये सभी चीज़ों का योग है। इसके अंदर सामाजिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है, और भावात्मक और क्रियात्मक विकास भी है। इसके अंदर इमोशनल विकास भी है, और हमारे भाषा सीखने की क्षमता, यानी भाषा के क्षेत्र में हम किस तरह से विकसित हो रहे हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से भाषा बोल पा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपके विकास के पक्षों के अंतर्गत आती है, यानी विकास का ही एक हिस्सा है। तो विकास में व्यक्ति
के अंदर नई विशेषताएं और क्षमताएं आती। देखिए एक लाइन आपको जरूर लिखना चाहिए जब ये क्वेश्चन है कि विकास के द्वारा व्यक्ति के अंदर नई विशेषताएं और नई क्षमताएं आती। आप खुद भी अपना महसूस करिए कि जब आप छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे काम जो है आप आज कर सकते हो, वो शायद जब छोटे थे तो नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अभी आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कार चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, लेकिन जब आप छोटे थे तो शायद ये चीज़ें नहीं सीखी। इसके अलावा बहुत सारे कठिन प्रश्न जो है आप आज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जब छोटे थे तो नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे आपकी मानसिक बुद्धि विकसित हुई है, आप जो है ज़्यादा जटिल और कठिन समस्याओं का भी समाधान कर पाते, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। तो विकास जब होता है तो व्यक्ति के अंदर नई विशेषताएं और नई क्षमताएं, यानी कि आपकी क्षमता बढ़ती है और नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। तो बचपन में सिर्फ साइकिल चलाना जानते थे, जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, चाहे वो शैक्षिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास जो है, इससे हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है लिखना है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है और ज़्यादा वर्ड के पार नहीं करना। आप चाहे तो सिर्फ इतना लिखिए। देखिए ये मैंने आपको लिखा है, ये मैंने आपके समझने के लिए और सारा कंटेंट भी ऐड किया, बट आप इतना ना लिखे। सो थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस दैट अलाउस, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दैट अलाउस वन टू वर्बलाइज, कंस्ट्रक्ट, एनालाइज, कम्युनिकेट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू सजेस्ट फीजिबल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब हिंदी में समझ लेते हैं इसको, यहाँ भी समझ लेते हैं कि थिंकिंग क्या एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो चीज़ें सोचते हैं ना उनको शब्दों में बाहर निकालते हैं। मतलब शब्दों में हम अपने सामने किसी के सामने रखते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं और उन चीज़ों को समझ कर हम उसको एक इस तरह से संचारित करते हैं, एक तरह से बोलते हैं जिससे कि किसी समस्या का समाधान हो पाए, या किसी चीज़ जिसके बारे में हम कोई तलाश कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में कुछ एक निष्कर्ष निकाल पाए। तो थिंकिंग क्या होती है, आपकी एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। ये इसको हम लोग समझ लेते हैं। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी प्रक्रिया या घटना के कारण और प्रभाव के संबंध को समझते हैं। मतलब ये कोई चीज़ क्यों घटित हो रही है और उसका क्या कारण हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम चिंतन के द्वारा समझ सकते हैं। उस घटना का विश्लेषण भी कर सकते हैं। कोई चीज़ हो रही है हमारे आसपास में, कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है, उसका हम विश्लेषण करते हैं। हुआ तो किस कारण से हुआ। किसी समस्या, अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाए तो चिंतन के माध्यम से हम उसको समझ कर और उसका एक संभावित, जो भी संभावित उसका समाधान हो सकता है, और वो समाधान हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर करते हैं। सो इसके अंदर आप और लिख सकते हैं। देखिए आप थोड़ा आप इसमें अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। चिंतन मौजूदा ज्ञान के उपयोग और सत्यापन, याद रखिएगा, चिंतन मौजूदा ज्ञान के उपयोग और सत्यापन में मदद करती है। मतलब चिंतन के द्वारा हमारे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है ना, मौजूदा ज्ञान का मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के साथ, आप समझिएगा। मान के चलिए आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक पागल कुत्ता आ जाता है। तो आपका मौजूदा ज्ञान क्या, अभी आपके सामने मतलब एक डेटा क्या है कि कुत्ता है आपके सामने। तो अब आप क्या करेंगे, इस पे अपना पुराना नॉलेज यूज़ करेंगे कि जब भी कुत्ते आ जाते हैं, या तो आप दो काम करते हैं, या तो सीधे भाग लेते हैं या फिर कुत्ते पे अटैक कर देते हैं। तो आप जो है मौजूदा ज्ञान क्या है कि मौजूदा इन्फॉर्मेशन ये कि आपके सामने एक पागल कुत्ता है जिससे आपको खतरा है। अब आपने उस मौजूदा ज्ञान को अपने पुराने अनुभव के साथ में कंपेयर किया और आपने किया, समझा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यानी आपके सामने जो समस्या थी उसको दूर करने का तरीका समझा, और आप क्या करते हैं, इसको जो है समाधान करने के लिए अपने पुराने ज्ञान के आधार पर जो है करंट सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और एक आध डेफिनेशन और देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग। देखिए अभी हम लोगों ने थिंकिंग के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे थिंकिंग के अलग अलग प्रकार के। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ इनके टाइप्स के नाम लिखने हैं, बिल्कुल इतना डिटेल में नहीं जाना है। आपको जरूरी नहीं कि 50 शब्द की जगह आप 100 शब्द में लिख दें। सो इतना ही लिखना जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपका ये, हाँ जो भी है इतना ही आपको लिखना है। तो हम लोग एक एक करके देखिए, देर आर मेजर टाइप्स ऑफ, दीज आर मेजर टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल। हम इन कौशलों का उपयोग अपने, देखिए अब थिंकिंग का क्या करते हैं, जो भी थिंकिंग का अलग अलग प्रकार है उसका हम लोग क्या करते हैं, हम इन कौशलों का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने, गंभीर रूप से सोचने और समस्याओं का हल करने के लिए करते हैं। यानी कि सोचने की जो प्रक्रिया होती है ना, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, थिंकिंग की प्रोसेस जो होती है, इसका पर्पज होता है कि किसी समस्या का समाधान किया जाए। इसका उद्देश्य है कि समाधान किया जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तार्किक रूप से विकल्प बनाते हैं और स्वयं अपने मूल्य और विश्वासों को विकसित करने में मदद करने के लिए भी उपयोग करते हैं।
तो आप समझिएगा कि थिंकिंग प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में खूब सोचते हैं, फिर हमको जो पहले से पता होता है उसके साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और फिर एक नई चीज़ें सीखते हैं या फिर किसी नई समस्या का समाधान करते हैं। इसका टाइप क्या है वो देखते हैं। अभिसारणात्मक या विश्लेषणात्मक यानी कि कन्वर्जेंट और एनालिटिकल थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट या एनालिटिकल का मतलब जो एनालिसिस करके उसका जो है आप विश्लेषण करके जो है चिंतन करते हैं अगर किसी चीज़ का, तो वो होता है आपका अभिसारणात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। दूसरा है अपसारी चिंतन, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, यानी कि आप जब थिंकिंग कर रहे हैं मतलब कुछ नया बनाने के लिए रचनात्मक करना चाह रहे हैं, कुछ नया मतलब डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि राइट ब्रदर्स ने आपका जो है एरोप्लेन बना दिया, तो उन्होंने क्या किया था, रचनात्मकता अपनी दिखाई थी, रचनात्मक सोच थी उनके। सृजनात्मक, क्रिएटिविटी। अब देखिए क्रिएटिविटी का मतलब हो गया कि कुछ नया करेंगे। रचना में होता है जब कुछ रचना करते हैं, कुछ बनाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब कि जो चीज़ वास्तव में मौजूद है उसी में कुछ फेरबदल कर देना। जैसे कि एक पत्थर को काट कर एक शिल्पी जो है उसमें एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है, तो कुछ क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी। उसके बाद मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में, जो चीज़ें आपके सामने है नहीं उसके बारे में भी आप सोचते हैं और कुछ आइडिया निकालते हैं। उसके बाद में आता है हमारे सामने विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन का मतलब कि कोई चीज़ आपके सामने है और आप उसके बारे में सोच रहे हो। उदाहरण के लिए जैसे लोग सोचते हैं कि भाई इस समाज का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, तो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, कुछ चिंताएं हैं उसके समाधान के बारे में, घटनाओं के जो वास्तविक अभी समस्या है उसके बारे में जब आप चिंतन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी विचारात्मक चिंतन होती है। इसके बाद होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चिंतन, जिसे हम लोग बोलते हैं अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और आखिरी है प्रत्यात्मक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो आपको सिर्फ इतनी सारी चीज़ें ही लिखनी है आपको, तो याद रखिए 8 प्रकार के हैं, आप इनको याद रखें और लिखें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मेमोरी, यानी कि स्मृति क्या है। तो आपसे सिर्फ मेमोरी पूछा है, इतना ही लिखें। और बहुत लोग डाउट में हो रहेंगे कि भाई कितना आंसर लिखना है, पेज भरना है। पेज नहीं भरना दोस्तों, यहाँ तक ही अगर आप लिख देते हो, देखिए ये भी जो हम लोग वर्ड काउंट कर रहे हैं ना, ये भी कम से कम आपके 45 वर्ड्स के करीब है। तो याद रखिए वर्ड्स सिर्फ नहीं भरना, कंटेंट से ही लिखना है। तो क्या है, मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन। मतलब स्मृति का आशय क्या है, मस्तिष्क द्वारा पहले प्राप्त अनुभव या सूचनाओं को याद करने की क्षमता से है। तो स्मृति का मतलब ये किसी भी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उस क्षमता के बारे में बताता है, जो कि पहले जो भी उसने चीज़ें अनुभव की है, जो पहले चीज़ें सीखी हैं, उसे आवश्यकता अनुसार याद करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्मृति। ये क्या है, यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मानसिक प्रक्रिया, काफ़ी जटिल प्रक्रिया। इसके अंतर्गत यानी स्मृति की प्रक्रिया के दौरान, यानी किसी चीज़ को जिसको हमने पहले अनुभव किया उसे याद करने की प्रक्रिया के दौरान हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं। कि भाई हमें जो चीज़ हम याद करना चाह रहे हैं उस चीज़ का दिमाग में पहले प्रोसेसिंग होता है, फिर सूचना को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। तो स्मृति की पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप बाहर से देख रहे हैं, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्मृति में ये डेफिनेशन डाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको पहले आप प्रोसेस कर रहे हैं, फिर अपने दिमाग में कहीं स्टोर करेंगे, और कल जब आपकी परीक्षा आएगी तो उस समय आप क्या करें, उसे पुनः प्राप्त करके परीक्षा में लिख देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आपकी स्मृति की प्रक्रिया होगी। स्मृति इसी तरह से काम करता है कि पहले सूचनाओं को हम लोग प्रोसेस करके अपने दिमाग में अपनी आवश्यकता अनुसार जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर जब जरूरत होती है उसे हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं, उसे हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं। तो व्यापक अर्थों में अगर कहें तो स्मृति हम सभी के जीवन के लिए आवश्यक है, और इसके बिना हमारा जीवन जो है बिल्कुल इसकी गति रुक जाए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ याद ही नहीं आएगी तो हम उसके आगे करेंगे कैसे। सो याद रखिए कि स्मृति बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मेमोरी हेल्प अस टू लर्न एनीथिंग, मेमोरी की वजह से हम कुछ भी याद कर सकते हैं। मेमोरी हेल्प अस टू रिकॉल इवेंट्स ऑफ पास्ट, जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं उसके बारे में हम सोच कर हम अपने फ्यूचर की तैयारी या वर्तमान में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे मैं, आप PDF में देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी मैंने आपके लिए लिखी हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। सो मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, मतलब एक समय के साथ
लंबे समय के बाद भी अगर आप किसी चीज़ को याद रखते हैं तो ये आपके दिमाग की जो क्षमता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी। तो मेमोरी मतलब स्मृति वह साधन है जिसके द्वारा हम वर्तमान में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए अपने पिछले अनुभव, देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि अपने पिछले अनुभव को आकर्षित करते हैं। मतलब कि वर्तमान में किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए या उसके बारे में चिंतन करने के लिए जब हम लोग अपनी भूतकाल में यानी पहले हो चुकी चीज़ों को याद करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग स्मृति। ये बहुत सारे डेफिनेशन भी हैं, आप इसमें तो जो चाहे लिख ले, लेकिन सारा नहीं लिखना है आपको, कोई एक लिखना है क्योंकि वर्ड लिमिट आपकी 40 शब्दों की है, तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना है आपको यहाँ से। डिफाइन क्रिएटिविटी, देखिए क्रिएटिविटी के बारे में पूछ रहा है भैया कि क्रिएटिविटी क्या है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषता के बारे में पूछा गया है, तो पहले वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यह डिफाइन क्रिएटिविटी की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्रिएटिव चाइल्ड यानी कि सृजनशील बालक की विशेषता भी लिखेंगे। सो अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो द टर्म क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज बोथ न्यू एंड वैल्यूएबल। मतलब ये बोलता है कि सृजनात्मकता का मतलब होता है, का तात्पर्य किसी ऐसी चीज का उत्पादन करने की क्षमता से है, मतलब एक ऐसी क्षमता से है जो कि नई और मूल्यवान दोनों है। मतलब कि सृजनात्मकता की ताकत जो होती है किसी व्यक्ति को मतलब बिल्कुल नए टाइप की चीज़ या फिर कुछ ऐसी टाइप की चीज़ बनाने के लिए योग्य बनाती है जिसके द्वारा मतलब उसका कुछ मूल्य भी हो और साथ ही साथ वह अपने आप में थोड़ा नया भी हो। रचनात्मकता को उन विचारों, विकल्पों या संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समस्याओं को सुलझाने, दूसरों के साथ संवाद करने मतलब बातचीत करने में और हमारी और दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोग किया जा सकता है। तो आपको बस इतना ही साफ परिभाषा लिख देना। सृजनात्मकता क्या मतलब किसी व्यक्ति की वो क्षमता है जिसके द्वारा हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं या फिर जो भी चीज़ हम बनाएं वो थोड़ा और नया या उसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब पहले से जो भी चीज़ है उसकी अब वैल्यू बढ़ जाए। जैसे कि आप देखते हैं खाने का एक ढाबा होता है, लेकिन उसी खाने के ढाबे को जब थोड़ा बदल दिया जाता है, कुछ नया डिज़ाइन दे दिया जाता है, थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग कर दी जाती है, तो सृजनात्मकता उसमें जब थोड़ी दिखा दी जाती है तो ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं या फिर जो आपके जो यात्री होते हैं वहाँ आते हैं और खाना खाते हैं, तो वहाँ खाने का रेट भी बढ़ जाता है, ज़्यादा अर्निंग होने लगती है। तो सृजनात्मकता क्या था, उसी चीज़ को जब थोड़े नए तरीके से सेट किया जाता है, नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका सृजनात्मकता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को परिभाषित कर लेते हैं भाई। बुद्धि को हम किसी, देखें यहाँ पे, बुद्धि को हम किसी को समझने, नई चीज़ सीखने और सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बुद्धि एक उच्च स्तर की मानसिक क्षमताओं जिसके अंतर्गत अमूर्त चिंतन, मानसिक गतिविधियाँ, समस्या समाधान करने की क्षमता और निर्णय लेने की आवश्यक गुण शामिल। याद रखिएगा परिभाषा पर कि बुद्धि क्या है, मतलब एक क्षमता है। बुद्धि एक प्रक्रिया है जिसमें हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, नई चीज़ें सीखने और उनके सोचने के बाद उस क्षमता रखते हैं कि हम उस चीज़ों का जो समझ रहे हैं या जो सीख रहे हैं उसका हम लोग बाद में इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बुद्धि क्या है, एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है, ये एक उच्च मानसिक क्षमता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कई बार चिंतन भी करते हैं यानी कि थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, कई बार बड़ी सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग याद करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो मानसिक गतिविधियाँ होती हैं, कई बार समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है इसे भी हम लोग बुद्धि के अंतर्गत ही लेते हैं, जिसके द्वारा एक आवश्यक जो सही प्रकार का सही प्रकार का आवश्यक गुण शामिल है। तो मतलब आप समझ गए। अतः बुद्धि सीखने की क्षमता है, भावात्मक ज्ञान, रचनात्मकता और पर्यावरण के अनुसार प्रभावी ढंग से अनुकूलन करने की क्षमता। ये भी आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। सो आमतौर पर उच्च बुद्धि स्तर वाले लोग जीवन में अधिक कुशल होते हैं। तो ये आप समझ गए कि अगर भाई जिसके अंदर बुद्धि है तो मतलब वो जो है इंटेलिजेंट होता है, वो अच्छे तरीके से सोच सकता है। ये परिभाषा आप इतना लिख दें यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कुछ पॉइंट्स और भी। अब देखिए एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग अभिक्षमता भी कहते हैं, तो एप्टीट्यूड को पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बताता है। एप्टीट्यूड इज द इट वंस इनेट कॉम्पिटेंस एबिलिटी फॉर सर्टेन वर्क। मतलब कि किसी व्यक्ति की ना अपने आप में जो बोलते हैं ना कि जन्मजात गुण होते हैं, तो ये एप्टीट्यूड जो होता है एक जन्मजात गुण होता है
जो कि जरूरी नहीं कि दूसरे आदमी भी हो, ये ट्रेनिंग द्वारा नहीं आता, ये मतलब बाई बर्थ होता है, बाई नेचर होता है, प्रकृति द्वारा उपलब्ध किया जाता है, किसी व्यक्ति को प्रकृति द्वारा ये चीज़ मिलती है। तो इसके लिए हम कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, हम कोई शिक्षा नहीं लेते हैं, बस ये अपने आप ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चित्रकारी कर पाता है, तो कोई बच्चा जो है अच्छा स्पोर्ट्स में अपने आप ही अच्छा खेलने लगता है। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो जन्मजात होती है, प्रकृति द्वारा आपको दी जाती है, उसके लिए न कोई ट्रेनिंग होती है और न कोई प्रशिक्षण। माफ़ करिएगा दोस्तों, नींद आने लगी, सो माफ़ करिएगा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड, तो आप इसको टैलेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग के द्वारा नहीं आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका। एप्टीट्यूड, आप एप्टीट्यूड कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल, तो ये सारी चीज़ें आप देखें। इसके अंदर क्या होता है एप्टीट्यूड के अंदर, देखिए अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। एप्टीट्यूड कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। एप्टीट्यूड डज नॉट इंक्लूड हायर नॉलेज लेवल, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, लर्नड स्किल और एटीट्यूड इटीसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको। हिंदी में भी देख लेते हैं। अभिक्षमता किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति की जन्मजात योग्यता, अभी याद रखिए जन्मजात योग्यता है, इसे योग्यता टैलेंट भी कहा जाता है। अभिक्षमता के अनुसार जो अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दो तरह की हो सकती है, यानी अभिक्षमता आपकी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। उच्च शैक्षणिक ज्ञान, कार्य क्षमता, सीखा हुआ कौशल आदि अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आती। याद रखिएगा कि ट्रेनिंग के द्वारा नहीं आती, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं, दूसरे द्वारा पढ़ाई जाती हैं, वो जो सारी चीज़ें होती है ना, वो हम जो भी चीज़ें ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, वो हमारी अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आती। तो याद रखिएगा अभिक्षमता मतलब प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से जो हमें उपलब्ध है, वो हमारी अभिक्षमता। जैसे कि कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई अच्छा पढ़ने वाला है, कोई अच्छा लिखने वाला है, तो ये सारी अभिक्षमताएँ हैं आपकी। जैसे नहीं बोलते यार वो मैथ्स में यार बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा, जैसे शकुंतला देवी थी, उनका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो था, उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर उसने बना दिया। यानी कि उनकी जो क्षमता थी, एप्टीट्यूड जो था मैथ्स के प्रति, उसने उनको ह्यूमन कैलकुलेटर बना दिया। यानी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते और आमतौर पर सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं, डिफाइन स्लो लर्नर। ये क्वेश्चन आपका आता रहता है, स्लो लर्नर, गिफ्टेड चाइल्ड, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो स्लो लर्नर देख लेते हैं कौन है भाई। ए स्लो लर्नर इज अ टर्म यूज टू डिफाइन ए स्टूडेंट ऑफ लो एबिलिटी, देयर रेट ऑफ लर्निंग इज वेरी स्लो। अ स्लो लर्नर एग्जिबिट एन IQ लेवल, एग्जिबिट एन IQ बिटवीन 70 एंड 85। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि स्लो लर्नर कौन होता है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे छात्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनकी क्षमता जो होती कम होती। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम समझ जाएंगे। यहाँ पे एक धीमी गति से सीखने वाला मतलब शब्द का प्रयोग उन कम क्षमता वाले छात्रों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनके सीखने की दर बहुत ही धीमी होती है। यानी कि जो भी चीज़ सिखाई जा रही है ना, बहुत धीमे धीमे सीखते हैं, बहुत धीमे धीमे। धीमी गति से सीखने वाला छात्र जो होता है उसका IQ लेवल अक्सर जो है 70 और 85 के बीच ही होता है। तो अगर 70 से 85 के बीच में आपका IQ लेवल है, तो आप भी कहीं ना कहीं धीमी गति से सीखने वालों के अंतर्गत आते हैं। धीमी गति से सीखने वाला शब्द का उपयोग एक ऐसे छात्र का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जिसमें सभी शैक्षणिक गुण एक औसत छात्र की तुलना में कम होते हैं। 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी तुलना में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी की क्षमता जो है आपसे कम है, शैक्षणिक क्षमता कम है, पढ़ने लिखने में या और सारे किसी भी कौशल में कम है, तो मतलब वो क्या है, एक धीमी गति से सीखने वाला छात्र है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट हम समाप्त करते हैं। उन क्षमताओं मानसिक रूप से मंद बच्चों की तुलना में, देखिए लेकिन ऐसे लोगों को ना जो हमारे स्लो लर्नर होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले लोग, इन्हें हम मानसिक रूप से मंद नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सीख तो सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया बस इनकी धीमी होती है। सो ये याद रखना है कि मानसिक रूप से जो लोग होते हैं आपके स्लो लर्नर, वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार नहीं है, जैसा कि मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं। सो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अभी आपको ठीक से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग अब कुछ शॉर्ट या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अभी देख लें।